चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरवा का 5वां चैप्टर थोड़ी धरती पाऊँ। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नीचे एक लकड़हार एक बच्ची की बातचीत दी गई है, इसे आप अपनी समझ से पूरा कीजिए। तो बच्ची है वो कहती है, ओ भैया आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो। तो जो लकड़हारा होता है वो कहता है ये तो मेरा काम है। तो बच्ची कहती है पर ये तो गलत है। तो लकड़हारा कहता है ये कैसे गलत है, इसी से तो मेरा परिवार है उसका भरण पोषण होता है, मतलब इसी काम से तो मैं अपने परिवार को चलाता हूँ। फिर आगे की जो बातचीत है वो आपको अपने आप लिखनी है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। तो आइए देखते हैं कि किस तरह लिखा जाएगा। तो बच्ची है वो कहती है, काका इसके स्थान पर और भी तो काम कर सकते हैं, आप नहीं जानते आपके इस काम से क्या होता है, पृथ्वी तथा पूरी मानव जाति को कितना नुकसान होता है। तो लकड़हारा कहता है मैं समझा नहीं कि मेरे पेड़ काटने से किसे नुकसान पहुंच रहा है। तो बच्ची है वो कहती है, देखिए काका जब आप पेड़ काटते हैं तो क्या होता है, हमारे वातावरण और पृथ्वी को बहुत नुकसान होता है। तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ काटने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांधने का काम करते हैं, बांधे रखते हैं। इसलिए पानी के बहाव में मिट्टी का कोई नुकसान नहीं होता है। जब पानी बहता है तो मिट्टी बहती नहीं है। तो लेकिन यदि पेड़ काट दिए जाएंगे तो क्या होगा, बाढ़ आने पर मिट्टी बह जाएगी, इससे खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी नहीं मिल पाएगी। तो पेड़ जो हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन से क्या होता है, हमारा जीवन चलता है और प्रकृति के संतुलन को बनाकर रखते हैं ये जो पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ों के समाप्त होने से क्या होगा, एक दिन हम भी समाप्त हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर लकड़हारा बहुत हैरानी से पूछता है, हमें तो इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। वो बहुत हैरान हो जाता है, हैरानी से वो कहता है कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो कहता है बिटिया अब मैं पेड़ नहीं काटूंगा और जो पेड़ काटे हैं उनके स्थान पर मैं नए पेड़ लगा दूंगा। मैं आज ही प्रण लेता हूँ कि पेड़ों की रक्षा के लिए सदैव सजग रहूँगा। तो बच्ची है वो खुश हो जाती है, वो कहती है धन्यवाद काका, यदि सभी लोग आप जैसा सोचने लग जाएं तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी जो है वो हमेशा हरी भरी रहेगी। क्योंकि सभी लोग पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएंगे तो हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, वो चारों तरफ हरी भरी दिखाई देगी, हरियाली सब तरफ छा जाएगी। आपका अगला प्रश्न है कि कभी बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है। तो उत्तर होगा कि कभी बाग बगीचा इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि बाग बगीचा लगवाकर वो अपने आसपास हरियाली भर देना चाहता है। तो कवि के अनुसार मनुष्यों ने क्या किया है, इमारतें बनाई है और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करवाई है इमारतें बनवाने में। तो उसने चारों ओर इमारतों के जंगल खड़े कर दिए हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि बाग बगीचे लगवाने तक की ज़मीन शेष नहीं बची है, इसलिए कवि इन्हें लगवाकर वृक्षों को उगाना चाहता है और हरियाली भरा वातावरण कायम करना चाहता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कविता में कवि की क्या विनती है। तो कविता में कवि की लोगों से विनती है कि पेड़ों को कभी ना काटे और यदि कोई काटने का प्रयास करे तो उसे पेड़ ना काटने दें। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कवि यह क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो कवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि आज की मानव सभ्यता अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रही है। जो मानव है, मनुष्य है, वो वहशी हो गया। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब करने से उसको ही नुकसान होगा, वो अपना स्वार्थ देख रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि चारों ओर प्रदूषण विद्यमान है, काफ़ी पॉल्यूशन फैल रहा है और पृथ्वी वृक्षों से रहित हो रही है। जहाँ हम देखते थे कि हरियाली होती थी, वहाँ अब इमारतें खड़ी हुई हैं। तो वृक्षों की कटाई वहशीपन की सारी हदें पार कर चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कुछ ऐसी जो गैसें हैं वो वातावरण में आ जाती हैं जिससे कि बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। तो इस वहशीपन से हम स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम पेड़ पौधे काटते हैं तो इससे किसी और को नहीं बल्कि हमें ही नुकसान होगा। तो आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। तो आज हम क्या हो गए हैं, वहशी हो गए हैं, जंगली हो गए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह का काम करने से सिर्फ हमें ही नुकसान होगा, किसी और को नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न है कि कविता की इस पंक्ति पर ध्यान दो। कविता की पंक्ति है कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बच्चे और जो पेड़ होते हैं वो दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और बच्चों में क्या समानता है, उसे अपने ढंग से लिखो।
तो आंसर होगा कि बच्चों और पेड़ों में बहुत प्रकार की समानता विद्यमान है। जहाँ पेड़ होते हैं उस स्थान का सौंदर्य अलग ही होता है। तो बच्चे भी जहाँ होते हैं वहाँ रौनक विद्यमान रहती है। बच्चों से क्या होता है, रौनक होती है, तो उनकी मुस्कुराहट जीवन को खुशियों से भर देती है। तो पेड़ जो है हरियाली ही नहीं देते बल्कि वो हमें ठंडक देते हैं, फल देते हैं, फूल भी देते हैं। इसी तरह बच्चे जीवन में प्रेम, सुख और सौंदर्य भर देते हैं। तो चाहे पेड़ हो या बच्चे हों, दोनों से ही हमें क्या होता है, काफ़ी खुशी मिलती है। बच्चे देखकर भी हम खुश होते हैं और पेड़ पौधे देखकर भी हमें खुशी का अनुभव होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कविता को पढ़ो और जवाब दो कि कविता की कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगीं और वे पंक्तियाँ क्यों अच्छी लगीं। तो आपको जो भी पंक्ति अच्छी लगी हो कविता की वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और क्यों अच्छी लगी आपको ये भी बताना है। तो आंसर होगा, जो पंक्ति हमें अच्छी लगी वो है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। तो ये पंक्तियाँ हमें क्यों अच्छी लगीं, क्योंकि ये पंक्तियाँ हमें पेड़ों की विशेषता बताती हैं। जो पेड़ होते हैं वो एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ खिलते हैं और एक साथ रहते हैं, हिलते हैं। तो ये पंक्तियाँ हमें, जो पेड़ हैं उनकी विशेषता बताती हैं, इसलिए ये हमें पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगीं। ये पंक्तियाँ हमें संदेश देती हैं कि हमें पेड़ों के समान अपना स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसा करके हम लोगों द्वारा प्रेम और आदर पाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, बताओ। तो आप पेड़ों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आंसर होगा कि मैं पेड़ों को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे खाली पड़े स्थानों पर पेड़ लगा सकता हूँ। कोई भी आपको खाली स्थान दिखाई दे वहाँ पर आप पेड़ लगा सकते हैं। और पेड़ों को काटने से रोक सकता हूँ। अगर कोई पेड़ काट रहा होगा तो उसको मना करूँगा, उसको समझाऊँगा कि पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए। और लोगों को इस विषय में जागरूक कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ कि पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और अपने मित्रों और संबंधियों को उनके जन्मदिवस पर छोटे पौधे उपहार स्वरूप दे सकता हूँ ताकि वे उन्हें लगाएं। तो हम उपहार में लोगों को जो पौधे होते हैं वो दे सकते हैं ताकि क्या हो, हमारे देश में अधिक से अधिक पौधे लग जाएं। और लगे हुए पेड़ पौधों का रखरखाव कर सकता हूँ। जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी मैं देखभाल कर सकता हूँ, उनमें पानी दे सकता हूँ ताकि वे पानी या किसी अन्य कारण से नष्ट ना हो जाए। तो इस तरह से पेड़ पौधों को बचाने के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपका अगला प्रश्न है कि कविता में कवि ने बगीचे के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो बताओ नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें बगीचे में होंगी। तो आप जब बगीचे में जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो बगीचे में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कार है, फूल है, क्यारियाँ हैं, चिड़ियाँ, सड़क, फल, खेत, तालाब, कारखाने, पेड़, कुर्सी, कागज़, पत्ता, टहनी। तो बगीचे में निम्नलिखित चीज़ें होंगी, फूल होंगे बगीचे में, क्यारियाँ होंगी, चिड़ियाँ होंगी, फल होंगे, पेड़ होंगे, टहनी होंगी और पत्ते होंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तुम्हारे घर के पास कौन कौन से पेड़ पौधे, पशु पक्षी आमतौर पर नज़र आते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो तुम्हारे घर के आसपास कौन से पेड़ पौधे और पशु पक्षी नज़र आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इनकी सूची इस प्रकार है। जो पेड़ पौधे नज़र आते हैं, जो पेड़ हैं वो हैं आम, पपीता, कटहल और शहतूत, अमरूद, अशोक। और पौधे हैं वो नज़र आते हैं मेहंदी, करी पत्ता, एलोवेरा, नींबू का पौधा, चमेली का पौधा और गुलाब का पौधा। ऐसी जो भी पौधे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पशु कौन से नज़र आते हैं आसपास, सांड है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली, बकरी, भैंस, सुअर। और पक्षी तोता, कबूतर, मैना, छोटी चिड़ियाँ और चील। इस तरह के बहुत से पक्षी हमें नज़र आते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपने आसपास पता करके ऐसे किसी व्यक्ति से बात करो जिसने कोई पेड़ या पौधा लगाया है। उससे पूछकर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करो कि उसने कौन सा पेड़ या पौधा लगाया, उसका नाम क्या है और कब लगाया था, देखभाल की या नहीं की, क्या वह पेड़ या पौधा अब भी मौजूद है। तो पेड़ या पौधा जो भी किसी ने लगाया है उससे पूछो कि कौन सा लगाया। तो हमारे एक अंकल जी हैं, उन्होंने अपने घर के पास आम का पेड़ लगाया। तो यह सिंदूरी आम की प्रजाति का है। कब लगाया था, उन्होंने इसे 3 साल पहले लगाया था। देखभाल की या नहीं, तो अंकल ने इसकी बहुत देखभाल की। वो बराबर खाद पानी देते रहते हैं। जब वह पौधा छोटा था तब उन्होंने उसके आसपास एक क्या किया, लकड़ी का बाड़ा बनाकर उसकी रक्षा की थी।
और वो पौधा आज है कि नहीं है। तो जो पेड़ लगाया था आम का वो आज भी मौजूद है, काफ़ी बड़ा हो गया है और वो काफ़ी फल देता है, मतलब उसमें बहुत सारे आम आते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हमारे देश में पुराने समय से ही पेड़ पौधों को लगाने और उन्हें काटने से बचाने की परंपरा रही है। कई बार लोगों ने मिलकर पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन भी किया। ऐसे ही किसी आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठी करके कॉपी में लिखो। तो इसके लिए आप पुस्तकालय, समाचार पत्रों, शिक्षिका या माता पिता और इंटरनेट से भी सहायता ले सकते हैं। तो आंसर होगा कि चिपको आंदोलन। कि कैसा आंदोलन था? चिपको आंदोलन मतलब चिपक गए थे लोग पेड़ों से और पेड़ों को कटने नहीं दिया था। तो ये जो आंदोलन है वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सन 1973 में गढ़वाल के चमोली ज़िले में आरंभ हुआ था। तो इसने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में जागरूकता फैलाई और पेड़ों को कटने से बचाया गया इस आंदोलन में। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। तो स्त्रियों की सजगता के कारण ही जो ये आंदोलन था वो सफल हो पाया था और कई असंख्य पेड़ों को बलि चढ़ने से बचाया जा सका। तो बहुत से पेड़ थे जो काटे नहीं गए। तो ये आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित था। तो इसमें क्या हुआ, जो स्त्रियां थी वो पेड़ों से चिपक गई थी और किसी तरह की इसमें मारकाट नहीं हुई थी। और स्त्रियां जो थी पेड़ों से चिपक गई और बल प्रयोग करने पर भी वो वहाँ से नहीं हटी। तो इस तरह से आंदोलन ने पूरे भारत के लोगों को जागरूक किया। यह ऐसा अनोखा आंदोलन था जहाँ स्त्रियों की भागीदारी सबसे अधिक थी। तो स्त्रियों ने इस आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इस आंदोलन को पूरे विश्व में सराहा गया, मतलब सभी लोगों ने इस आंदोलन की बहुत ज़्यादा तारीफ की। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इन शब्दों के समान अर्थ वाले कुछ शब्द लिखो। तो आपको लिखने हैं इनके पर्यायवाची शब्द। पहला है धरती। धरती को और क्या कहते हैं? पृथ्वी, जमीन, इसके अलावा भू, धरा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है चिड़िया। चिड़िया को कहते हैं पक्षी, पंछी, खग। हवा को कहते हैं वायु, समीर, पवन। पेड़, इसको हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं, बिटप भी कहते हैं। दुनिया को हम संसार भी कहते हैं, विश्व भी कहते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। इनको आप अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।